हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रेडी। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का सेट नंबर 4 जो कि लिया गया है उड़ान वाली बुक से, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। और आज मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखा है, नगर पालिका, है ना। तो नगर पालिका में भी मैथ्स पूछे जाते हैं ना। मुझे पहले पता था कि सीजीएल में मैथ्स पूछे जाते हैं, नगर पालिका के बारे में मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने इसका फॉर्म नहीं डाला हुआ है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप सर नगर पालिका भी वहाँ पर लिखिए, तो मैंने ये लिख दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, सब में ये वीडियो हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। कोई भी मैथ किसी खास एग्ज़ाम के लिए ही नहीं होता, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको समझ में आना। और मुझे पता है कि आप सभी को मेरा वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्योंकि मैं आप ही के तरीके से बताता हूँ, ना कोई हार्ड ट्रिक्स, ना कोई हार्ड कुछ ऐसे फार्मूला वगैरह यूज़ मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। और आज भी इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ आपके तरीके से, सभी वीडियो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी 500 केजी कपास खरीदता है 9,000 रुपये में। लिख लेते हैं हम लोग। इसने क्या खरीदा, तो इसने 500 केजी, ठीक है, 500 केजी खरीदा कपास 9,000 रुपये में। 9,000 है ना। बारिश के कारण इसके 10% भाग खराब हो जाते हैं। कपास जो है ना ये खराब हो गया, 10% खराब हो गया, तो कितना परसेंट बच गया? 90% बच गया ना। तो 500 के क्या करेंगे, 90% निकालेंगे। 500 गुना 90/100 ऐसे करते हैं ना। ये 2 जीरो कट गया, 9 5 45, मतलब कितना हो गया? 450 केजी। ये 450 केजी का दाम क्या हो गया अब? 9,000। क्योंकि जब 10% भाग खराब हो गया तो अपना घर से पैसा तो नहीं लगाएगा वो, है ना। तो उसी का रेट लगा देगा कि 450 केजी का जो रेट होगा अब कितना होगा? 9,000 होगा। और इसी के हिसाब से मुझे बेचना है ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो। आगे बोला गया क्या कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना चाहिए, है ना। प्रति किलोग्राम का पूछा है कि 1 केजी कपास को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसको लाभ हो जाए 10%। तो क्या करते हैं, पहले 1 केजी का कपास का हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो 1 केजी का क्या हो जाएगा? तो 9,000 बट्टे में 450, यही हो जाएगा ना, 450। ये हमारा 1 केजी का क्या हो गया? रेट हो गया, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, इसको मुझे क्या करना है? 10% का लाभ कमाना है। तो क्या करेंगे, 100% जो इसका रेट है 100 और 10% लाभ कमाना है, मतलब 110% इसका निकाल देना है। 110% मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे लाभ भी कमाना है और अपना पैसा भी बचाना है। इसका अगर 10% निकालेंगे ना तो सिर्फ फ़ायदा वाला निकलेगा। हम लोग एक ही बार निकाल लेंगे 110%, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जीरो यहाँ से ये जीरो कट गया, ठीक है। और एक जीरो ये और ये काट दीजिए, ठीक है। 45 दूना 90, तो क्या बच गया? 2 गुना 11, मतलब 22 रुपये। 1 केजी कपास को उसे कितना में बेचना पड़ेगा? तो 22 रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि उसे 10% का लाभ हो। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। 52 नंबर क्वेश्चन। किसी कैंटीन को 7 दिन में 56 केजी चावल की आवश्यकता पड़ती है। एक कैंटीन है ना, तो 7 दिन में वो क्या करता है? 56 केजी चावल, अच्छा छोटा हो गया, 56 केजी चावल क्या करता है? ख़त्म कर देता है। उसे अप्रैल और मई के माह में कुल कितने चावल की आवश्यकता होगी? तो 7 दिन में 56 केजी ख़त्म करता है, तो मतलब एक दिन में, एक डेज में, 1 डी का मतलब एक दिन में 7 8 56, 8 केजी क्या करेगा वो? खर्च करेगा, है ना। 8 कैसे निकला आपको समझ में आया होगा ना। इस 7 से 8 को डिवाइड कर दिए तो एक दिन का निकल गया। तो अप्रैल में कितना दिन होता है और मई में कितना दिन होता है, अगर हम ये पता कर लें तो क्या हो जाएगा? उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, किसी किसी को ना नहीं आता होगा, ठीक है। सॉरी, किसी को आता होगा तो अच्छा बात है। देखिए ऐसे हाथ को पकड़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से जनवरी शुरू करेंगे। ये जो ऊंचा वाला जो है ना, ये 31 दिन का होता है, और जो नीचे वाला चीज़ यहाँ पर 30 दिन का होता है, ठीक है। तो काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल जाना ना, अप्रैल कहाँ पर आया? नीचे वाले में आया। तो अप्रैल में कितना दिन होगा? अप्रैल में होगा हमारा 30 दिन। और अप्रैल ये वाला आया था ना, इसके बाद अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई। मई किधर आया? 31 आया। अप्रैल, मार्च, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, मैंने गलती काउंट कर दिया, कन्फ्यूज़न। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई। अप्रैल आया, इसके बगल वाला मई आएगा ना। मतलब अप्रैल ठीक है, अप्रैल 30 वाला आया था और उसके बगल में आता है मई, है ना। मैंने अप्रैल के बाद मार्च काउंट कर दिया, कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न होता है।
मई में कितना हो जाएगा 31। मुझे क्या करना है 61 दिन, है ना, 61 दिन का मुझे क्या करना है, 61 दिन मैंने डेज़ का निकालना है कि कितना चावल लगेगा। तो 61 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 8 एकम 8, 8 45, 8 छक 48, 488 केजी चावल खत्म हो। कहाँ हुआ 488? यहाँ पर है। ऐसा करते आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, किसी किसी को नहीं आता होगा, बहुत लोग आता होगा। ये फिगर में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए पहले, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये जो है ना ऐसे करके है। ये सीजीएल का ना 17 में लगभग क्वेश्चन ये पूछा गया था, सीजीएल में, सेंटर वाला सीजीएल, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसको काट दीजिए। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया गया छापने में, कोई बात नहीं, हम इसको सुधार दिए। अब चलिए देखते क्या बोला कि दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू टी, ये पी क्यू टी है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये पी ऐसे करेंगे क्यू टी, हम लाइन नहीं खींचे गंदा हो जाएगा। ये पी क्यू टी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब इसका दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा उसका बराबर होता है। पी क्यू टी का ना क्षेत्रफल क्या है 72, इसका जो क्षेत्रफल कितना है 72 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्यू टी इक्वल टू पी क्यू है ना, ये जो क्यू टी है ना इसके बराबर में ये पी क्यू है, दोनों में एक एक लाइन खींच दी, मतलब दोनों बराबर है। और जितना बड़ा पी क्यू है ना उसका आधा ये हमारा क्या है पी एस है ना, ये पी क्यू का आधा ये वाला, देखिए लिखा है ना पी क्यू के बराबर में पी एस, तो अगर पी एस का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो पी क्यू बाई 2, ठीक है, पी क्यू बाई 2। तो जितना पी क्यू आएगा उसका आधा कौन हमारा पी एस है, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, थोड़ा सा इरेज, चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसका आधा है। और क्या बताया गया, तो समलंब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो पूरा आ गया देखिए यहाँ पर पी यहाँ पर हो गया, क्यू यहाँ पर, आर यहाँ पर, एस, जो बड़ा वाला समलंब बन रहा है ना समलंब, उसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का एरिया क्या होता है, तो समलंब का एरिया होता है 1/2 गुना आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही इसका भी क्षेत्रफल होता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 गुना आधार है ना गुने ऊंचाई, यही भी इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या होता है इसमें ना, इसमें 2 आधार बन जाता है। देखिए यहाँ पर भी मान लीजिए समलंब कैसे खींचेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे और ऐसे 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 करेंगे ना, देख रहे इसका एक आधार यहाँ पर, एक आधार यहाँ पर, तो दोनों आधार को यहाँ पे जोड़ना पड़ता है, मतलब दोनों भुजा को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो एस पी प्लस ये हमारा आर क्यू गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हमारा पी क्यू है, ऊंचाई हमारा क्या है पी क्यू, ठीक है। अब समझ में आया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा दिया मैंने, है ना। समलंब का भी क्या होता है फॉर्मूला ही चीज़ होता है, क्योंकि ये जो समलंब है ना इसमें देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, इसलिए इसको जोड़ दिया जाता है। बाद में बताएंगे कैसे क्यों जोड़ा जाता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए, बहुत लोग समझ गए होंगे क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर हो गया, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, समझाने के क्रम में राइटिंग थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता। अब क्या करेंगे हम लोग, इस एस पी का वैल्यू निकालेंगे, फिर आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे और पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, हमारा तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अब ये वाला और ये वाला, ये हो गया ऊंचाई, है ना, ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं पी क्यू टी में, ये ऊंचाई ये बेस हो गया, तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो क्या करेंगे 1/2 गुना आधार कितना हमारा क्यू टी है और ये पी एच दोनों बराबर है, तो क्या करते हैं दोनों को x मान लेते हैं या y मान लें, y इंटू वाई बराबर क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या दिया गया हमारा छोटा वाला त्रिभुज का 72 दिया गया था, 72, ये इसको ले जाएंगे ना इधर, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 72 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, और ये वाई स्क्वायर बन गया ना, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 12, बार बार है 44 होता है ना, तो हमारा वाई स्क्वायर है, इसमें रूट लगाएंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब ये हमारा 12, ये भी हमारा 12, इसका आधा है तो कितना हो गया 6। अब देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया कि पी टी इज पैरेलल है एस आर के, ये जो पी टी है ना पी टी ये वाला, ये एस आर के पैरेलल है, दोनों क्या है दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है ना, तो ये वाला भी पैरेलल है और ये वाला भी पैरेलल है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से क्या होगा, जब चारों पैरेलल है ना, मतलब ये इससे पैरेलल और ये इससे पैरेलल, तो जितना लंबा ये वाला होगा उतना लंबा ये वाला भी होगा, और जितना लंबा ये होगा ना उतना लंबा ये भी होगा। तो ये कितना है 6 है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आ गया आप समझ में, 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है एस पी, तो एस पी कितना आ गया 6 आ गया, पी क्यू, अच्छा आर क्यू कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो 12 और इधर प्लस 6, 12 6 18,
और पी क्यू हमारा ऊंचाई है, पी की ऊंचाई कितना आया है 12, है ना। और ये यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ पर 1/2 गुना में, ठीक है। चलिए थोड़ा राइटिंग सही करते हैं। 1/2 और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 12 का 12, तो काटिए, आ जाएगा 12 गुने 12 बराबर 144। कितनी आसानी से मैंने पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकाल लिया। ये जो पूरा समलंब है ना, इसी का क्षेत्रफल पूछा गया था, जो कि मैंने निकाल लिया। और हमारा बोर्ड भी पूरा गंदा हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए चाहे गंदा कितनी भी हो जाए। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक नौका की गति धारा के साथ, मतलब आप साइकिल चला रहे हैं, उधर से कोई हवा भी चल रहा है, तो आप धारा के साथ बह रहे हैं। तो आपका मान लीजिए स्पीड x था ना, इधर से हवा आपको धकेल दिया y के स्पीड से, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब x + y हो जाएगा। तो धारा के साथ चलेंगे तो हमारा स्पीड क्या है, x + y है। कितना, ये हमारा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत चलेंगे, अगर मान लीजिए इधर से आप चल रहे हैं x के स्पीड से, इधर से आपको हवा क्या कर रहा है, धकेल रहा है y के स्पीड से, तो आपका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, y कम होगा, मतलब x - y। ये क्या हो गया हमारा, धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा, धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति क्या थी, मतलब आपकी गति क्या थी, तो आपका गति x था, x का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा धारा नहीं, आप तो साइकिल थे, है ना, ये धारा ये वाला था, हवा वाला, ठीक है। ये हमारा क्या था, धारा था, ये धारा था, और आप नाव थे ना, आप नाव थे। इसकी गति निकालना है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर x का वैल्यू पूछता है ना, तो क्या करते हैं, x क्या होता है, 2x होता है, और उधर क्या होता है 14 और 18 कितना होगा, 6 2 8, है ना, 22। तो इस 2 से काट देंगे तो 11 बन जाएगा, है ना। ये जोड़ दिए। अगर आपको ये माइनस वाला पूछ रहा है तो क्या करेंगे, y + y कितना होता है 2y, ठीक है। और 14 में क्या करेंगे आप, 8 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। आपको तो आता, ये चीज़ आपको सॉल्व करना आता होगा, लेकिन आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर एक प्लस में दिया गया, एक माइनस में दिया गया है, और y का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, y - y है, तो यहाँ पे 2y लिख लिए जोड़ करके, और 14 में 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, और 2 से काट दीजिए 3 बचेगा। ये हमारा y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। आप भी निकाल देखिए, आपको भी 3 ही आएगा आंसर, ठीक है। y हमें निकालना था, जो आपको हवा धकेल रहा है, यानी धारा जो आपकी धकेलेगा नाव को, उसी का स्पीड निकालना था। चलिए, यदि मूलधन और उसके 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात इतना है। मान लीजिए क्या बोल रहा है ना, 10 रुपया आप बैंक में दे दिए, ठीक है, और वो आपको कितना लौटा दिया, 12 रुपया। ये था आपका मूलधन, और एक मिश्र धन हो गया, क्योंकि इसमें ब्याज भी मिला हुआ है। तो पूछ रहे कितने ब्याज पर आपको पैसा लौटाया है, तो 10% था मेरे पास, बढ़ के कितना हो गया 12। अगर हमारे पास 100% होता तो बढ़ के कितना होता, 120 होता। कुछ नहीं किए, दोनों में जीरो लगा दिए, होता कि नहीं। तो 100% में कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, मतलब 20% बढ़ रहा है, 20% है ना, इसमें कोई तो लफड़ा है नहीं। 100% में 20% बढ़ रहा है, मतलब 20% बढ़ रहा है, इसमें बताने का जरूरत नहीं, आप लोग तो बच्चे नहीं होंगे, है ना। और दिक्कत होगा तो हम टेलीग्राम में हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है, बाकी को समझ में आना चाहिए वाला चीज़। एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 40 घंटा में तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है। तो औसत गति कितना होगा, औसत क्या निकालना बोला, गति। तो क्या निकालना है, हमें गति निकालना है ना। तो गति बराबर, माने चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ क्या पूछा, औसत गति, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल दूरी, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत। तो कुल दूरी कितना चला, 60 किलोमीटर चला एक बार, और 50 किलोमीटर चला, तो 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, दूरी। अब समय निकालेंगे, तो समय तो यहाँ पे दिया नहीं, कहीं पे गया है, आप पढ़ेंगे आपको समय कहीं नहीं दिखेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना। ये क्या होता है, समय होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको रटा गया होगा ना। तो पहला जो समय निकाल लेंगे, तो पहला समय कितना आएगा, दूरी कितना 60 और बटे में 40, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहला समय हमारा कितना गया, 60 बटे 40। इसी तरह से दूसरा समय क्या आ जाएगा, 50 बटे 30, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, नीचे करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा भिन्न वाला। तो 40 और 30 का एलसीएम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 110 ऊपर में, और कैचिया गुना करेंगे 6 × 1800,
18 से यहाँ पर आएगा, इधर गुना करेंगे तो 5 × 20 मतलब 20 और 2 को 0, और नीचे में क्या होगा, दोनों गुना हो जाएगा, है ना, दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 40 30। अब देखिए 110 गुने 40 गुने 30, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 0 0 8 और 3, यही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0, अच्छा 1 0 नहीं कटेगा, ये 0 बचेगा, ठीक है। आगे काटते हम लोग, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए कोई बात नहीं, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 19, तो ऊपर में क्या हो गया, 11 दूना 22 और 22 दिया 66, 66, अरे वो 0 था, ये 0 बट्टा 19। अब इसको काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काटने पर ना ये वाला आंसर हमारा आएगा, आप काट लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा लेकिन ईजी क्वेश्चन है। एक लंब वृत्तीय बेलन है, मतलब एक बेलन है समझ लीजिए, ऐसे वाला राइट एंगुलर बोल रहा है, ये करके ऐसे, एक सेकेंड अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा, हमें स्क्रीन पे देखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ होता है, धीमे धीमे सुधरेगा, है ना। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन हो गया, इसका जो आधार का परिमाप है, आधार का परिमाप ये वाला, ये परिमाप कितना होता है, 2πr, यही ना होता है आधार का परिमाप, यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि कितना होता है, 2πr, ये दिया गया है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एकक है। तद अनुसार उस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यही होता है ना बेलन का आयतन, ये दिया गया है भी घन, मतलब भी दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बेलन का ऊंचाई क्या होगा, बेलन का ऊंचाई क्या होगा, मतलब इस h को निकालना है हमें। यहाँ से क्या करते हैं, r को निकाल लेते हैं, उसके बाद r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा h का वैल्यू निकल सकता है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये बट्टे 2π हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, इसको अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बट्टे πr², यही होगा, और v बट्टे पाई गुने r का वैल्यू क्या आया था, ये बट्टे 2π, और एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, ये बट्टे 2π, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए इस पाई से इस पाई क्या होगा, कट जाएगा, और नीचे में बच गया 2 दूना 4 और पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर में रहेगा भी था, v × 4π, और नीचे में बच जाएगा ये स्क्वायर, कहीं पर है ये वाला आंसर, 4π भी है ना ये वाला, नीचे में ये स्क्वायर, देखिए आंसर आ गया। बस कितना आसानी था। आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष का एक आयु, मतलब 30 शिक्षक था, उसमें से एक जो शिक्षक है उसका आयु था 60 वर्ष, वो वहाँ से निकल गया, मतलब सेवानिवृत्त हो गया, और एक नया टीचर का बहाली हुआ जिसका उम्र था 30 साल। तो बोला कि जो सब जो शिक्षक था ना, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगा, मतलब औसत आयु क्या होगा, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। तो पूछ रहा जब एक टीचर निकल गया और 30 साल वाला आ गया तो क्या होगा, क्या होगा औसत आयु। चलिए मान लेते हैं हम लोग कि जो 29 शिक्षक था ना, 30 देखिए एक यहाँ पर 29 शिक्षक है, प्लस में एक और टीचर है, तो एक और टीचर जो है ना, इसका उम्र पता है कि कितना है, 60 है, और मान लीजिए ये जो 29 शिक्षक था उसका उम्र था 29x, कितना था, 29x, ठीक है। तो ये पूरा टोटल हमारा आ गया कि 29x, 29 टीचर का और एक तीसरा टीचर का मैंने 60 जोड़ लिया, इसको जब डिवाइड करेंगे 30 से तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत, औसत निकलेगा ना। तो कहते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29x, इसका एक ट्रिक भी बताएंगे अभी, ठीक है, ट्रिक बताएंगे, मैं पहले सॉल्यूशन ही बता दिया, 2 आ जाएगा, ये हमारा पहले का औसत आ गया। बाद में क्या होगा कि 29x, ये टीचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टीचर जहाँ का तहाँ वहीं है, लेकिन ये टीचर भाग गया और यहाँ पर क्या आ गया, 30 साल का एक टीचर आ गया, और ये हमारा 30 टीचर का कुल आयु है, इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाद वाला औसत उम्र आ जाएगा कितना, 29x बट्टे 30, यहाँ पर भी 29x बट्टे में 30 था, ठीक, गलती लिखा गया था, और 30 से कम 30, यहाँ पे 1 आ गया। देखिए पहले का औसत आयु इतना था और बाद का औसत आयु इतना है, दोनों को माइनस करेंगे,
डिफरेंस ना पूछा है कि दोनों का औसत आयु में क्या बचेगा, मतलब क्या डिफरेंस होगा। तो 29x तो घट जाएगा, दोनों घटाएंगे तो, और 2 में क्या घटेगा, 1 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब 1 वर्ष घट जाएगा। हम आपको ना सीधा सीधी बताते हैं इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। ये तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ठीक है, ये बेसिक चीज़ था। क्या हो गया कि 29 जो x था उसमें तो कोई टाल मटोल नहीं हुआ, एक 60 उम्र का टीचर था पहले, लेकिन ये घट गया और अगली बार में क्या हो गया, 29x + 30 आ गया। अब बताइए औसत का मतलब क्या होता है। अगर आप घर में 5 बच्चे हैं तो अगर औसत आप उसका उम्र निकालेंगे तो सबका उम्र 10-10 करके इस तरह करके आएगा, सबका उम्र क्या आएगा, बराबर, मतलब सब लोग का बराबर बांटना पड़ता है औसत में। तो 30 साल एक टीचर का कम हुआ और औसत की बात कर रहे हैं हम लोग, सबका कम हो जाएगा। तो 30 साल उम्र, कितना टीचर का कम हुआ, 30 टीचर का उम्र कम हुआ। जब 60 साल था तो 60 साल सब में ऐड हुआ होगा कुछ कुछ करके, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ रहा है, हमें औसत निकालना पड़ रहा है। उसी तरह से अगर 30 साल यहाँ पर है तो 30 साल सब में ऐड होगा, लेकिन माइनस कितना हो गया, हमें 30 साल का माइनस हो गया है। 30 साल का माइनस हुआ है तो हर टीचर में एक एक माइनस होगा, तो -1। हर टीचर में क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, 1 वर्ष घट रहा है। आशा करता है आपको ऊपर वाला ट्रिक जरूर समझ में आया होगा और नीचे वाला ट्रिक आप समझने का कोशिश करेंगे जो बिगिनर्स लोग हैं, और जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आएगा ही, है ना, वो लोग तो खिलाड़ी होते हैं, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब इसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है ना, ठीक है। ए डी, अच्छा ए बी सी यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी सी, और ए डी क्या है, बी सी पर एक लंब है। ए डी एक ऐसे कर दिए ना जो कि बी सी पर क्या है, एक लंब है। तो पूछ रहा है ए बी का स्क्वायर, है ना, ये ए बी इसका स्क्वायर पूछ रहा है, फिर बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और फिर सी ए का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करेंगे ना तो किसके बराबर आएगा, ए डी स्क्वायर के टर्म में लिखा है, इसके स्क्वायर के टर्म में। तो सबका वैल्यू अगर निकाल लेना तो हमें बनाने में बहुत आसानी होगा। मान लीजिए ये वाला भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भुजा कितना आएगा, ये वाला भुजा कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक आएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर यहाँ की बात करें यहाँ से यहीं तक तो आएगा कितना, 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी आएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम ए डी को भी निकाल लेंगे तब ना हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। अब निकालते हैं ए डी को, तो ए डी कैसे निकलेगा, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। इस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर आएगा। ये 6 से 36, 36 में 9 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 36 में 6 और 3 27 बच जाएगा। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, √27। देख रहे हैं, ये रूट को उधर भेज दिए हम। चलिए इसका वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब इसका भी वैल्यू पता है 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 36, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, 36, क्योंकि सबका वैल्यू हम लोग 6 माने थे। मतलब क्या हो गया, 3 × 36, और उसको कंपेयर करना है ए डी से, है ना। हर जगह ए डी है, हर जगह ए डी, हर जगह ए डी है, और आगे में कोई नंबर लगा हुआ है, इसी नंबर को फाइंड करना है हमें ना। तो मान लेते हैं एक नंबर n मान लेते हैं, और यहाँ पे ए डी का स्क्वायर, हर जगह क्या है, ए डी का स्क्वायर है। ए डी हमारा कितना है, √27 का स्क्वायर लिख लिया मैंने। इसी n को फाइंड करना है ना, हर जगह n ही ना चेंज है और ए डी तो सेम है। अब देखिए 27 का √27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। और अब काट लेते हैं, 9 × 27 और इधर 9 × 36, अरे 3 से 3, तो n का वैल्यू कितना गया, 4, मतलब 4 यहाँ पर है, ये वाला हमारा वैल्यू हो जाएगा। इस तरह आप बना लेंगे, ठीक है। किताब में कुछ अलग सॉल्यूशन था, लेकिन मैंने आपको सही तरीका बता दिया, आसानी तरीक़ा से, ठीक है। पाइथागोरस सबको पता होगा प्रमेय, है ना, कितना आसानी से मैंने बना दिया पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 इमारत, एक है 32 सेंटीमीटर का और दूसरा है 42 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, एक 32 छोटा सा है और एक बड़ा सा ऐसे करके इमारत है, दोनों को मिला देते हैं, दोनों बिंदु धरती पे दोनों है ना। एक 32 है और एक है 42, और दोनों की बीच की दूरी कितना है, दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी, ये शीर्ष यहाँ पर होगा और यहाँ पर शीर्ष, दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो 26 मीटर है। तो इन दोनों इमारतों के बीच की दूरी क्या, मतलब ये जो दूरी है ना जी, ये वाला पूछा जा रहा है, तो ये दूरी के बराबर ये दूरी आ जाएगा आपका, आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये 26 हो गया और ये 32, मतलब यहाँ से यहाँ तक 32, तो 32 घटा लेंगे तो ये वाला चीज निकल जाएगा। तो 42 में 32 तक कितना बचेगा, 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना 10 है। अब देख रहे हैं ये कैसा त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री वाला ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, तो इसको हमें फाइंड करना है।
तो क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 26 का स्क्वायर करना मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका पता है फॉर्मूला आपको, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना इसका फॉर्मूला। तो ऐसा ही करेंगे हम लोग, 26 माइनस 10 एक बार करेंगे और एक बार करेंगे 26 प्लस 10 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो 26 में 10 करेंगे कितना बचेगा 16, और 26 में 10 जोड़ेंगे कितना बचेगा 36, और ये जो स्क्वायर था इसको इधर ला देंगे तो रूट बन जाएगा। यहाँ पे एक्स बाहर कितना निकलेगा 16 का 4 बाहर निकलेगा, और 36 का बाहर कितना निकलेगा रूट से 6 निकलेगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 चक्के 24। कितना आसानी से बन गया, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, दोनों के बीच की दूरी कितना है 24 है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है ना एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्थान है, एक स्थान यहाँ एक स्थान यहाँ, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, और एक गाड़ी है जो कि 4 घंटे में ना यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती अगर वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, अच्छा तो ये दूरी कितना आएगा, ये दूरी आ जाएगा हमारा 55 गुने 4, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो 4 गुना समय मैंने गुना कर दिया। ठीक है, यदि उसकी गति की सीमा 5 घंटे बढ़ा दी जाए तो यात्रा करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है मैं, समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। देखिए यहाँ पे दूरी लिख के रखे हैं ना हम, ये हमारा दूरी है। अब चाल क्या हो रहा है 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, मतलब 55 था, अब कितना हो गया 60 किलोमीटर हो गया। समझ में आया, ये दूरी निकाल ली है हम लोग दोनों गुना करके, और ये स्पीड कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है समय कितना निकलेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारा समय निकल जाएगा, लेकिन यहाँ घंटा में निकलेगा ना, हर जगह घंटा की बात हो रही है, और निकालना किस में हमें मिनट में निकालना है, निकालना है मिनट में। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60 से, ये 60 कट गया, और तब 55 चक्का कितना हो जाएगा 5 चक 20। ठीक है, 5 चक 20 के 0, 5 चक 20 का 0, बाकी हाथ में 2, और 5 चक 20 और 2 का 22, मतलब 220 मिनट लगेगा। ठीक है, अब कुछ सोच रहा होगा कि 220 मिनट कहीं पर है ही नहीं। देखिए क्या पूछा कि यात्रा में कितना कम समय लगेगा, पहले 4 घंटे लग रहा था और अभी इतना लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है, तो 4 घंटा को क्या करना पड़ेगा हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 240 आ जाएगा। 240 है ना, पहले कितना लग रहा था 240, अब लग रहा है 220, मतलब 20 मिनट अब क्या हो रहा है कम लग रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गलती से राउंड किए थे मिनट के लिए, कोई बात नहीं। आशा करता आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, साइमन ने एक साइकिल इतना में खरीदा, एक साइकिल इतना में खरीदा और इतना % का वेट अदा किया, तो साइकिल की सूचीबद्ध कीमत क्या थी, मतलब साइकिल का जो रियल प्राइस था वो कितना था ना, रियल प्राइस मतलब जो प्राइस में बिकता है। तो आप सोचिए, आप खरीदते हैं बिस्किट, तो बिस्किट का भी जीएसटी लगता है, वही जीएसटी को वैट बोलते हैं। जीएसटी को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लिखा था ना, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, उसी को जीएसटी के रूप में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या आप जीएसटी अलग से देते हैं, क्या बोलते हैं 10 टका बिस्कुट का लो और 1 टका जीएसटी लो, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं ना, इसी में सब शामिल रहता है। तो इसी में हमारा सब शामिल था, मतलब कि 6810 ये जो रुपया था ना, ये 100% जो उसका मूल्य था 100 था, और इसी में जोड़ लिया था 13.5%, बराबर हो गया 113.5%, मतलब ये जो पैसा है ना 113.5% है। ठीक है, तो अगर हम लोग 100% निकाल लेंगे ये वाला, तो पता चल जाएगा कि कितना दाम है। तो पहले 1% निकालते हैं, 1% के लिए क्या हो जाएगा, तो 6810 बट्टे 113.5, 1% हो गया। इसी को अगर 100% बनाना है ना, हमें 100% निकालना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको जब देखिए यहाँ पे कितना 113 और यहाँ पे है 681, लगभग 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, मैंने किया था 6 बार में कटा हुआ था ये। 6 बार में क्या आता है ना, 681 आता है, 6 बार में कट गया, और 0 का 0, और इसको जब गुना करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6000, मतलब 6000 के बराबर कितना आ गया 100%, और यही 100% उसका सूचीबद्ध कीमत था। ठीक है, ये हमारा निकल चुका है 6000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इतना दिया गया है तो
तो इतना का वैल्यू निकालें। अब कुछ को देखेगा तो दिमाग उसका खटक जाएगा, क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या लिखा है 1 ये लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे एक बार तो क्या होगा, एक ये कट जाएगा तो बच जाएगा ये, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जाएगा यहाँ पर 1/ये आएगा कि नहीं। और इसका इसी का ही वैल्यू दिया गया है 3। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक बार इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 6/ए का पावर क्यू प्लस 1/ए का पावर क्यू। अब ए का पावर 3 है, इधर ए का पावर 6 है। जब डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा पावर, मतलब कितना आ जाएगा, ए का पावर 3 आ जाएगा। डिवाइड में तो पावर क्या होगा, घट जाता है ना, 6 - 3, ए का पावर 3 माइनस ए का पावर 3। कुछ लोग बोलेंगे सर बट्टा में है तो 3 दूना 6 कटना चाहिए। नहीं रे, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए का पावर m बट ए का पावर n बराबर क्या होता है, ए का पावर m माइनस n होता है ना। तो यहाँ पर ए का पावर m बट्टा में ए का पावर n, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर m माइनस n, माने कि 6 में 3 घट जाएगा तो बचेगा 3। समझ में आया ये लो फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रख लेंगे। अगर आपको दिक्कत होता होगा तो मुझे क्या करना है, ये चीज़ निकालना है ना। ये चीज़ इसके बराबर मुझे ये चीज़ निकालना है। देख रहे हैं आप, इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो चलिए दोनों साइड क्यूब करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब। लेकिन आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ये प्लस 1/ए का वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसको क्यूब करते हैं तो ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, है ना, 3a इंटू बी और 3ab इंटू ये प्लस बी। ये प्लस बी अंदर में होता है तो ये प्लस बी का वैल्यू कितना था, 3 था, बराबर ये 3 का क्यू, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यू आ जाएगा 27। देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, और हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, इसे निकालना है ना। तो इधर क्या बच गया, 3 तिया 9 बच गया। इस 9 को 27 में घटा देंगे, तो 9 को 27 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 18 बचेगा। मतलब इसका वैल्यू जो यहाँ पे पूछा गया था उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसा ही वाला क्वेश्चन था, एक कोई लड़की थी, उसे समझ में नहीं आया था। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ना तो आप अच्छे तरीके से इसको देखिए, ये समझ में आपको आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम आपके लिए ज़िंदा है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, मान लीजिए एक संख्या x है और इसमें जोड़ दिया क्या, 21 जोड़ दिया गया, तो वह अपनी संख्या की तिगुनी से 7 कम हो जाती है ना। तो तिगुनी मतलब 3x, वो संख्या x माने थे हम लोग, और उसमें से 7 कम हो जाती है, मतलब 7 घटा देंगे, x निकाल लेंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो इस x को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 2x, और इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, 27 में 1 जुड़ेगा तो 28, अरी कटेगा, x बराबर 14, 14, 64 का आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ करके देखते हैं हम लोग, यदि दो पूर्ण समकों का अनुपात xy, ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे इसको, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, इसको भारी लगेगा लेकिन मज़ा से पढ़ाएंगे। यदि दो पूर्ण समकों का अनुपात xy है, मतलब दो गो संख्या है ना, उसका अनुपात कितना है, x और y है, और z उनका क्या है, महत्तम समापवर्तक है। क्या है, महत्तम समापवर्तक। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। मान लीजिए आप एक संख्या निकाल दिए 6 और एक संख्या मान लिया 12, ठीक है। दोनों का एलसीएम, दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे ना तो क्या आएगा, 6। आप घर में निकाल करके देखिएगा, एचसीएफ आपको निकालने आता होगा। एचसीएफ मतलब मासा, है ना, मासा लिखा हुआ है सो, ठीक है। तो अगर इसको आप ऐसे रेशियो में लिखेंगे 1/12, तो क्या आएगा, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 1 और 2। देख लीजिए एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर इसके मासा से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 6 कम 6 और 6 दूना 12, तो ये ओरिजिनल संख्या बन जाता है, बनता है कि नहीं, हाँ। अगर उसके मासा से गुना कर दें ये रेशियो को तो ओरिजिनल संख्या बन जा रहा है, नहीं बना, बना तो है ना। मासा कितना निकालें, 6 निकालें, और 6 कम 6 काट दिए और 6 दूना 12 काट दिए, ये हमारा रेशियो आ गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया गया, रेशियो दिया गया और इधर मासा दिया गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल संख्या निकल जाएगा। चलिए गुना करते हैं, तो पहला संख्या क्या निकलेगा, xz, और दूसरा संख्या निकलेगा हमारा yz। 2 संख्या निकल गया। इसका एलसीएम ना पूछा है तो x से काटते हैं, z से कटेगा, z बन जा z, z x जा xz, ठीक है। और यहाँ पे z को मल्टीप्लाई करेंगे y तो आ जाएगा yz, ये आ गया हमारा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, x y z, ठीक
ठीक है। इसको 2 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आओगे, बहुत अच्छा तरीके से आपको बताएं, आराम से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं बताए हैं, जैसा आप पढ़ते हैं एलसीएम वैसे ही आपको बता दिए कि यहाँ इसको डालेंगे तो ओरिजिनल संख्या निकल जाएगा। ओरिजिनल संख्या अगर हमको 6 और 12 पता है तो इसका हम लोग एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर अब नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 हमारा एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की परिधि क्या होगी। परिधि कहने का मतलब ना परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये स्क्वायर होता है बराबर 24। तो हमारा एक भुजा क्या हो जाएगा, 24√अंडर होगा। और इसको करेंगे तो 6 चक 24 होता है ना, ऐसे करके यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा और 6 अंदर में रह जाएगा। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है 4a, तो 4 और a का वैल्यू कितना निकाल लिया, 2√6, 4 दूनी 8√6, 8√6, 8√6 हमारा ये आंसर आ जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें। इसके बराबर दिया गया ये, यहाँ पे x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लाई है। इतना के बराबर दिया गया इतना, तो ये जो k है ना, छोटका k, इसका यही k यहाँ पे लिखा गया, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं वैल्यू। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2000 का पावर 10 बराबर 1.24 इंटू 10 का पावर की। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 10, अच्छा 1000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, है ना। का पावर 10 बराबर 1024 और बट्टा में 1000 गुने 10 टू द पावर k। कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको ना, आसानी से बना रहे हम लोग। चलते क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसका भी पावर है और ये इसका भी पावर है, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 10 गुने, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। 10 का पावर 3, इधर 10 का पावर 10 तो पहले से लगा हुआ था, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 30 बन जाएगा, बराबर 1 10 24 और बट्टा में 10 का पावर 3, है ना, गुने 10 का पावर k। अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट बनाइएगा, हम समझाने के लिए अब ऐसा कर रहे हैं। 2 का पावर 10 गुना 10 का पावर 10 तिया 30 बराबर, इसको ना तोड़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे क्या आता है, 10 और 24, 2 पचे 10, 2 एकम 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चक 8, 2 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 और 2 से करेंगे 2, 1, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितना आ गया, 2 का पावर 10 आ गया, मल्टीप्लाई 10 का पावर k और नीचे में कितना है, 10 का पावर 3, है ना। देख रहे हैं दोनों बट्टा में है और दोनों यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे k-3 हो जाएगा। देखिए इधर से इसको काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का पावर 30 बराबर 10 का पावर k-3, यही ना होगा, k-3 हो जाएगा। अभी पढ़ाएं तो यही फार्मूला, और नीचे नीचे 10 काट दीजिए तो k-3 बराबर 30, और इस 3 को इधर भेज देंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारा 33। समझ में आया होगा, इसको अच्छा से बताए हैं, धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। 68 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं, यदि उनमें से, चलिए मान लेते हैं, पहली संख्या हमारा क्या है 5x, दूसरी 7x और तीसरा 12x। तो क्या बोल रहा है, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग। चलिए पहली को जोड़ते हैं, माने 5x और 7x, दूसरी से 50 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है, अच्छा पहली और तीसरी बोला क्या, पहली और तीसरी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12x आना चाहिए। 5x प्लस 12x बराबर तीसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 7x से 50 अधिक है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 12 5 17x, इधर को ले जाएंगे, इसको माइनस में चल जाएगा 7x बराबर 50, 7 10 10x 17x में 7x तो 10x बराबर 50, ये कट गया और x बराबर 5। क्या पूछा, तीनों संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। तो तीनों संख्या के 5x 7x 12x जोड़ेंगे कितना, 7 में 12, 12 12 24x आ रहा है ना, कितना आ रहा है
24x और 24 गुने 5, 5 चक 20 के 0 पर 2 5 10 और 2 12, 120 है निकल गया। एक पाइप टंकी का खेल बहुत हो रहा है ना, ये क्वेश्चन में एग्जाम में ज़रूर आएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क बता दिया मैंने। चलिए, दिशा और दूरी, नाव वाला क्वेश्चन, ये सब आने का पक्का चांस है हमारे से क्वेश्चन में, हमारे से एग्जाम में ज़रूर आता है। एक पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एक पाइप लगा इधर और ये इसको 24 घंटे में भर सकता है, गलती पड़ रही है, ठीक है। तल में रिसाव होने के कारण, एक तल में रिसाव हो रहा है तो वो भी तो काम कर रहा है, जो रिसाव है वो भी काम कर रहा है। मान लो पाइप उसमें पानी भर रहा है तो वो काम कर रहा है ना, वो पाइप है ना, ये है, ये लिखे हैं पाइप के बारे में, ये लिखे हैं। तो क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है लेकिन बी कुछ कुछ उसका काम कम कर दे रहा है ना, पानी बाहर फेंक रहा है, मतलब उसका काम बर्बाद कर रहा है, उसको माइनस में लिख दिए जो काम बर्बाद करेगा। तो दोनों मिल के जब रिसाव भी चालू रहेगा और पानी भी चालू रहेगा तो टंकी भरने में 36 घंटा लग जाएगा, मतलब टाइम बढ़ गया। जब कोई पनिया बाहर निकालते रहेगा तो टाइम बढ़ जाएगा ना, ठीक है। क्या बोला, यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो रिसाव में टैंक में कितने समय में खाली होगा, पूछ रहा। अगर आधा टंकी भरा हुआ पानी है और नल बंद कर दिए हम पानी भरने वाला तो कितने देर में खाली हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताए हैं कि क्या निकालेंगे हम लोग, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, बताए हैं ना। टोटल वर्क मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, काटेंगे 6 से। 6 से काट सकते हैं इसको, नहीं काट सकते हैं। देखते हैं आप लोग कितना जीनियस है। आप एक बात बताइएगा मुझे कि 6 से यहाँ पे क्यों काट नहीं सकते हम, और 6 से काटेंगे तो गलत एलसीएम निकलेगा। आप बताइएगा 6 से क्यों नहीं कटेगा, ठीक है। हम लोग काटते हैं 3 से, 3 से काटने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला बार में हम जवाब देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी अगला बार में हम जवाब देंगे, अगले वीडियो में। कमेंट नहीं आएगा तो मुझे भी कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। 3 8 24 और 12 3 36, फिर काटेंगे 2 से, 2 चक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। एलसीएम कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 होता है, ठीक है, 72। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब देखिए, एक आदमी 24 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, दिन का नहीं घंटा का बात हो रहा है ना। तो 24 तिया 72, 3 काम करेगा, एक घंटा में 3 काम करेगा। और ये दूसरा आदमी मिल करके 36 घंटा में 72 काम कर रहा है, मतलब कि एक घंटा में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा दोनों मिल करके। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि बी का वैल्यू क्या था, 3 था, बी ए का वैल्यू कितना 3 था, तो बी का वैल्यू 1 होगा, तभी तो घट के 2 आ रहा होगा। तो बी का वैल्यू क्या निकालनी है आप, 1। मतलब बी जो है ना, एक दिन में 1 घंटा में 1 काम करता है, और कामा कितना करना है उसको, 72 काम करना है। तो 1 घंटा में तुम 1 काम करेगा तो 72 काम क्या दिन में करेगा, 72 घंटा में करेगा। हो गया आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan 45 के बराबर cot थीटा, अच्छा tan 45 के बराबर क्या होता है, 1 होता है, और बराबर cot थीटा दिया है ना, तो cot थीटा कब होता है 1, जब cot 45 रहे। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 45 निकल गया, है कि नहीं। जब 45 बटाएंगे तब इन दोनों बराबर होगा जी। tan 45 और cot 45 बराबर होता है, दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो बोल रहा है थीटा का मान रेडियन में बता। ये क्या लोचा आ गया रेडियन, आपको बताते हैं। अगर कहीं पर 180 डिग्री लिखा है ना तो उसको बोलते हैं पाई, और रेडियन को लिखते हैं सी से, है ना। ये 12th क्लास का चीज़ है, 11th क्लास का चीज़ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। 180 डिग्री लिखेंगे ना तो उसको लिख सकते हैं हम लोग पाई रेडियन। क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन, याद कर लीजिएगा। 180 बराबर पाई, 180 बराबर पाई। तो इधर मेरा कितना दिया गया है, 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो पहले हम लोग 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। इसको इधर ला के फेंक दिए और दोनों तरफ क्या किए हम लोग, 45 से मल्टीप्लाई कर दिए। यही तो चीज़ निकालना था। अब पाई को कुछ नहीं करना है, पाई हीरो है ना, क्योंकि पाई के टर्म में ही हमारा आंसर आया, देखिए हर जगह, है ना, पाई के टर्म में आंसर आया। और इस 45 और इसको काटिए तो 5 9 में 9 5 45 और 9 दूना 18 और 5 चौका 20, कितना गया, पाई बटे 4। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत प्यार से आपको पढ़ाया है और आपको समझ में आ रहा है, हमको पता है। आप लोग बहुत हेल्प करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए आ सकें।
बना सकें। और आप लोग रीजनिंग थोड़ा सा कम देखते हैं, ठीक है, रीजनिंग वाला वीडियो कम देखते हैं, हो सकता है आप बहुत बच्चा यहाँ तक पहुँचा भी ना हो, कुछ ही बच्चे गिने चुने होते हैं। अगर हमारा वीडियो कोई अगर 1000 बच्चा देखता है ना, उसमें से हमें मुझे लगता है कि 1000 में से 100 ही बच्चा पूरा वीडियो देखता होगा, और वैसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, है ना। जो बच्चा भी सुन रहा है वही बच्चा ये 100 वाला होगा, इसी से बच्चा का सिलेक्शन होगा 1000 में से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा रीजनिंग पे भी मतलब को पढ़ें, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं बता रहा हूँ तो आप लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते, आगे क्या देखेंगे, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। चलिए थैंक्स।